कैसे है भाई आप सब। एक बार फिर से यहाँ पर देखेंगे आज सीटेट सीडीपी सेकंड लेवल की आंसर की को, जो कि आई होप आपका एग्जाम काफी अच्छा गया होगा। तो एक बार जांच लेते हैं कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही बने हैं। तो चलिए कोशिश करेंगे एक्यूरेसी की 100%। ठीक है, तो आपका अपना बाद में जरूर अपना स्कोर शेयर करना कि कितने आपके आंसर सही बने हैं। तो ये सेकंड लेवल है और ये सेट ओ है, तो आपका कौन सा सेट है आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देख लेना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, अपठन वैकल्य जिसे हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। तो ये एक तरह का विकार है, इसको बीमारी हम नहीं कहते। और तंत्रिकीय यानी कि न्यूरोलॉजिकल ये एक विकार होता है। और इसमें होता क्या है कि आम जो समस्या आती है बच्चों को, वो ध्वनियों के प्रतीकों को साथ में जोड़ने की आती है, यानी कि जैसे ए बी सी डी, ये जो एक तरह से प्रतीक है, तो इनके जो साउंड होती है, प्रोनाउंसिएशन होती है, उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एक जो विकार है बच्चों को, पठन वैकल्य जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर आंसर देखेंगे। ये कथन और जो है उसके अकॉर्डिंग है, कारण के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से क्या होता है कि बच्चे का जो अधिगम होता है वो बहुत अच्छा होता है ना, और उसे जानकारी प्राप्त करने के लिए कई सारे रास्ते मिलते हैं। तो ये बेहद एकदम सटीक बात है, एकदम क्लियर है, नो डाउट। और बच्चे का जो विकास होता है अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है, यानी कि अगर हम बात करें विकास की, तो ये भी सिस्टमेटिक होता है, सीक्वेंशियल होता है ना। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों जो है कथन हमारे सही हो जाएंगे। और बात करें इसमें ऑप्शन की, तो ए ओ आर दोनों यहाँ पर जो है सही है, और व्याख्या भी यहाँ पर जो है सही करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछ रहा है कि पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जो जेंडर होते हैं, जेंडर का प्रतिनिधित्व कौन कितना किस तरीके से अगर किया जाता है, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछे जाए स्कूल में, कॉलेज में, तो उससे होता क्या है। तो उससे जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो जेंडर पहचान है, जेंडर पहचान को मजबूती मिलती है, यानी कि आदमी मैन विल बी मैन, या फिर इस तरीके से कह कि आदमी जो है लड़कों के काम अलग होते हैं, लड़कियों के काम अलग होते हैं। इस तरह की रूढ़िवादिता के विचारों को तोड़ा जाता है और जेंडर पहचान को मजबूत किया जाता है, इससे बहुत लाभ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन से है ये। एक समावेशी कक्षा में क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 4 है, ये आप ध्यान देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक समावेशी जो कक्षा है उसमें जो सीखने के लक्ष्य है और शैक्षिक जो रणनीति है, उनके साथ साथ में आकलन अगर हम करें तो उसमें क्या होता है, एक अनुकूलन मतलब किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, जो समावेशी कक्षा है साथ साथ में जो हमारे लक्ष्य है, सीखने की रणनीतियां है, तो साथ साथ में हम टेस्ट या फिर उनका असेसमेंट करके एक तरह से बैलेंस बनाते हैं, अनुकूलन करते हैं। ठीक, समावेशन का दर्शन जो होता है, यानी कि इसका जो शैक्षणिक दृष्टिकोण है, तो शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से क्या किया जाता है कि सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत की जाती है। तो जब समाप्त करने की वकालत की अगर हम बात करें, जो समावेशन है, समावेशन क्या करता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को विशेषता प्रदान करता है, उन्हें बढ़ावा देता है ना, विविधता का उत्सव मनाता है, ना कि उन मतभेदों को समाप्त करने की बात करता है कि भाई इनको समाप्त कर दो, इनको खत्म कर दो, ऐसी बात नहीं करता है। वो तो विविधता का उत्सव मनाता है, उसको बढ़ावा देता है, या फिर कह सकते हैं कि उनकी विशेषताओं का ध्यान रखता है। तो ये हमारा ए तो सही हो जाएगा। जहां पर देखेंगे ए एकदम सही है, लेकिन आर यहाँ पर जो है गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है, यानी कि वो एक जगह पर नहीं टिक पाता है, उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। तो ध्यान देने में परेशानी है, यानी कि उनको वो अटेंशन करने में परेशानी होती है उसको। तो जब वो अपना ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाता है, तो वो एज ए टीचर आपको क्या रणनीति अपनानी होगी। तो एज ए टीचर आपको कोई मतलब ऐसा उसको काम देना होगा जिसे वो सेल्फ रेगुलेशन सीखे। सेल्फ रेगुलेशन की अगर हम बात करें, यानी कि स्वनियमन, यानी अपने आप पर कंट्रोल करना सीखे, तभी वो किसी काम पर ध्यान दे पाएगा। और साथ साथ में समय प्रबंधन, यानी कि किस तरीके से वो एक समय में एक फिक्स लिमिट में किसी काम को करने के लिए बाध्य हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसमें चला जाएगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर 1।
चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, ये थोड़ा पीडीएफ इस तरीके से है, क्योंकि जिस तरीके से फोटो क्लिक होता है, पिक्चर क्लिक होती है, तो उस तरीके से जो है ये थोड़ा मतलब जैसा भी है आपको क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ना। तो ये तो हो गया हमारा अभी खत्म। तो कारण की अगर बात करें तो सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी जो शिक्षण का अर्थ है, शिक्षण के अगर अर्थ की बात करें तो शिक्षक चिंतनशील हो। हाँ सही बात है, तो रूढ़िवादिता को तभी तोड़ पाएंगे और जो कह सकते हैं कि पूर्वाग्रहों को तभी खत्म कर पाएंगे, शिक्षक का अपने आप में चिंतनशील होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो है 3, यानी कि ए ओ आर दोनों सही हो जाएंगे, और ए जो है आर की सही व्याख्या यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी, अगर कोई प्राप्त हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसका जो अर्थ निर्माण है यानी कि वो सक्सेसफुल हो, जरूरी है कि स्मृति में आगे बनी रहे। अगर हमें कोई जानकारी हमने प्राप्त की, कोई एक्सपीरियंस लिया, जब जरूरत पड़ी तो वो हमें याद आ जाए, तो एक तरह से वो कब याद आएगी, जब हमारे दिमाग में रहेगी, हमारी स्मृति में रहेगी। तो कब रहेगी, जब हम किसी चीज को ध्यान से सीखेंगे। तो ध्यान देना एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कह सकते हैं कि प्राप्त जानकारी आगे हमारी स्मृति में संग्रहित होती है और जरूरत पड़ने पर उसका जो है उपयोग करने में हमें मदद मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास से, काफी इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार पढ़ा चुकी हूँ, तो आप इसकी वीडियो जरूर देखें। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का जो तर्क होता है वो कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है, यानी कि कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के चारों तरफ घूमता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब बच्चा कहता है कि कानून क्या, समाज ने जो नियम बनाए हैं मैं उन्हें नहीं तोड़ूंगा, मैं एक अच्छा बच्चा, आदर्श बच्चा मतलब बनूंगा, तो समाज के अकॉर्डिंग चलूंगा, तो वो अवस्था होती है पारंपरिक नैतिकता की अवस्था, जिसे हम सेकंड लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो पहला लेवल होता है उसमें तो वो माता पिता के अकॉर्डिंग नैतिकता को अपनाता है, ठीक। लेकिन जो सेकंड लेवल होता है वो अपने आप के अकॉर्डिंग, कह सकते हैं कि समाज के अकॉर्डिंग, समाज के अकॉर्डिंग जो है नैतिकता को अपनाता है। और जो थर्ड लेवल होता है उसमें वो अपने नियम खुद बनाता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया सेकंड लेवल से पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 9, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल जो है सिद्धांत है। अगर हम संरचनावादी अधिगम की बात करें तो संरचनावादी निर्माण पर जो है जोर देते हैं, जैसे जीन पियाजे हैं, वाइगोत्स्की है, तो वो निर्माण, ज्ञान के निर्माण पर जोर देते हैं। तो बच्चा क्या होता है कि जो छात्र है अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सूचनाओं को प्राप्त करना, याद रखना शामिल है, ये गलत हो जाएगा, सीधे गलत हो जाएगा। शिक्षकों को छात्रों को प्रत्यक्ष, यहाँ पर शिक्षक का रोल ज्यादा दे दिया गया है, और यहाँ पर भी जो है शिक्षकों का रोल ज्यादा दे दिया गया है। तो शिक्षक की बात नहीं होती है जहाँ पर संरचनावादी अधिगम हो, वहां पर बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान से आपको हर एक चीज अपना साथ में एनालिसिस करते हुए चलना है कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, वाइगोत्स्की की बात हो रही है, संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है, तो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो वाइगोत्स्की क्या करते हैं, हर बार एक ही बात को वो रखते हैं कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होगा एज ए कह सकते हैं कि मोर नॉलेजेबल पर्सन के रूप में, जो जो ज्यादा जानकार होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि बच्चे को जहां प्रॉब्लम आ रही है तो वो आलम्बन यानी कि इसके फोल्डिंग के माध्यम से छात्र को सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं हमारे वाइगोत्स्की। इसके संबंधित आप वीडियो जरूर वॉच करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। जब उदाहरण नहीं है इसका मतलब समावेशी कक्षा का एक नेगेटिव जो कह सकते हैं कि यहाँ पर बताना है आपको। तो समावेशी कक्षा विभेदित निर्देशन प्रदान करती है ना, मतलब जो डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं, जितने भी उसमें डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो मॉडरेट अपना क्लास रखती है और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को समझाने की कोशिश करती है। विविध दृष्टिकोणों का इसमें समावेश रहता है और उचित समावेशन का वो पालन करती है, यानी कि जितने भी बच्चे विभिन्न प्रकार के हैं इनमें समावेशन करके वो चले, विविध दृष्टिकोण अपनाए, क्योंकि एक प्रकार का बच्चा उसमें नहीं होता, विभिन्न प्रकार के होते हैं। लेकिन कंपटीशन की जब बात आ जाती है तो ये वर्ड अपने आप में नकारात्मक होता है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो प्रतिस्पर्धा की बात यहाँ पर नहीं करनी है, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक प्रारंभिक विद्यालय का कोई शिक्षक है जो छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। यानी कि बच्चा सेल्फ एफिशिएंसी के लिए क्या करता है, अपने मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसको सोल्व करने की कोशिश करता है। एज ए टीचर आप उसको बढ़ावा दे तो क्या कर सकते हैं कि छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करने, अगर आप ऐसे करते हैं तो बच्चा अपने आप से चीजों को सोल्व करने की कोशिश करेगा, अपने कह सकते हैं कि अपने स्वयं के प्रतिपादन को, अपने आत्म संप्रत्यय के कॉन्सेप्ट को, या फिर कह सकते हैं कि अपनी सेल्फ एक्यूरेसी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करने, इस तरीके से जो है आप क्या करोगे कि शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को बढ़ावा आप दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि ले वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे हैं, बच्चे किसके साथ में अंतःक्रिया करके, तो किसके साथ में, मोर नॉलेजेबल पर्सन के साथ में। मोर नॉलेजेबल पर्सन यानी कि जो आपसे अधिक जानकार है। ठीक है, मोर नॉलेजेबल पर्सन के साथ में अंतःक्रिया करके अनुभव से लाभान्वित होते हैं, उन कार्यों को कर पाते हैं जो समीप दूरामुखी यानी कि जेडपीडी के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, जेडपीडी के क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि बच्चा टू टेबल हम उसको याद करने के लिए देते हैं तो वो 5 तक ही कर पाता है। कहने का मतलब ये है कि 2 5 तक वो कर पाता है, यहाँ तक कर पाता है, लेकिन इसके आगे वो अपने आप से नहीं कर पा रहा है। ठीक, तो उसको यहाँ तक हम ले जाने के लिए, यहाँ तक ले जाने के लिए हम उसके क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, आप उससे ज्यादा जो है नॉलेजेबल है तो मोर नॉलेजेबल पर्सन से वो हेल्प लेगा और यहाँ तक जो है अपने परफॉर्मेंस को पूरा करेगा। यानी कि जो बीच का जो ये अंतर है, जो बीच का गैप है, जिसे हम कह सकते हैं कि जिसे जो जेडपीडी जो कहलाता है, यानी कि जो अंदर का जो बीच का ये गैप है, इसको भरने के लिए आपको मोर नॉलेजेबल पर्सन से हेल्प लेनी होती है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि उनके समीप दूरामुखी विकास के क्षेत्र के जो अंदर है उन कार्यों को वो कर पाता है। ठीक, तो ये परफॉर्मेंस वो कर पाता है। समझ गए? चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, आपसे यहाँ से पूछ रहा है कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है ना। विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। अगर ये बात करें तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्या है कि ए ओ आर दोनों सही है, लेकिन जो व्याख्या है, अगर व्याख्या की बात करें तो ये जो आर है वो ए की व्याख्या सही नहीं करता है। ठीक है, इसके समर्थन में हम नहीं जाएंगे क्योंकि दोनों जो है टॉपिक अलग हो जाएंगे। ये किशोर अवस्था से है और बाल्यावस्था से है और ये विकास से है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन, जो आकलन होता है वो कैसा होता है, वो डायनेमिक होता है, यानी कि गतिशील होता है। क्वेश्चन नंबर 16 कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता है तो क्या करना चाहिए कि उन्हीं के अकॉर्डिंग, यानी मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में जो है उसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है पढ़ते समय, जो है सिर को अजीब तरीके से पकड़ना, आंखों को बार बार मूंदना, आंखों को रगड़ना, तो ये क्या है, क्या वो संचार संबंधी विकार है, स्वालीनता है, या फिर भाषा संबंधी। तो ये विकार है दृष्टि संबंधी, तो दृष्टि संबंधी समस्या है। तो सीधा है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिनिविन्यास है, यानी कि कह सकते हैं कि जो बच्चा अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देता है तो वो तो अपने मतलब बाहरी रूप से प्रभावित होता है, लेकिन जो मास्टरी गोल रखता है, यानी कि जिसे अपने स्किल्स पर काम करना है, अपने कौशल को बढ़ाना है, तो हम कहेंगे कि किसी कार्य को करने के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने को ध्यान देना ही महारत लक्ष्य अभिविन्यास होता है। यानी कि एक बच्चा है तो वो तो सिर्फ उसको पुरस्कार लेना है या फिर पास होना है, अच्छा ग्रेड लाना है, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। लेकिन जो बच्चा मास्टरी गोल कह सकते हैं कि ओरिएंटेड है, यानी कि उसको मास्टर बनना है किसी काम में, तो वो किसी कार्य को करने के लिए क्या करेगा, अपने कौशल और समझ को सुधारने पर जोर देगा। ठीक है, तो इस डिफरेंस से क्वेश्चन हर बार आता है, लास्ट टाइम भी आया था, तो आप इसे जो है पक्का कर ले। 19 क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के
लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि एक्स है, एक्स क्या है, अज्ञात है ना, यहाँ पर जो है वो बच्चा जानता नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा यानी कि कल्पना करनी पड़ेगी। तो जो हाइपोथेसिस थिंकिंग यहाँ पर आ गई, यहाँ पे हाइपोथेसिस थिंकिंग यानी कि जब बच्चा अमूर्त चीजों पर कल्पना करने लगे, सोचने लगे, अमूर्त चिंतन करने लगे, तो जब अमूर्त चिंतन करने की जो क्षमता आती है उसे क्या बोलते हैं, औपचारिक संक्रियात्मकता बोलते हैं। क्या बोलेंगे, औपचारिक संक्रियात्मकता बोलेंगे। और इस तरह से मतलब इस तरह के चिन्हों का जो प्रयोग किया जाता है उससे क्या होता है कि विद्यार्थी को बीजगणित और गणना करने सीखने में जो है सक्षम बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि छात्रों का अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की जो अधिक संभावना होती है, तो यदि स्कूल जो है उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव हो। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसी बच्चे को अच्छा परफॉर्मेंस करने और अपने स्कूल से लगाव हो तो वो बना रहेगा स्कूल में, विद्यालय में। और दूसरा ये है कि भावनाएं क्या होती है, सीखने में, अधिगम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भी एकदम सटीक है, दोनों सही है। तो दोनों सही है और व्याख्या भी यहाँ पर हम कहेंगे कि सही कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील जो कक्षा है, प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका, ये पूछा है, प्रगतिशील कक्षा है और शिक्षक की भूमिका यहाँ पर कौन सी, यहाँ पर कौन वर्णन करता है। तो देखिए, शिक्षक पाठ्यचर्या के मानकों को कड़ाई से पालन करने के लिए जिम्मेदार है, नहीं। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है, उन्हें सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। हस्तक्षेप तो नहीं करना चाहिए लेकिन मार्गदर्शन तो देना चाहिए ना, तो ये भी नहीं होगा। और शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है, यहाँ पर शिक्षक को प्रायोरिटी दे दी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि शिक्षक बच्चों का प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है। पहला तो ये पॉजिटिव है, सकारात्मक है। और दूसरा, उन्हें जरूरत पड़ने पर आलंबन यानी कि स्कैफोल्डिंग प्रदान करता है, एक हेल्प, एक क्ल्यू, एक संकेत प्रदान करता है। तो ये इस वजह से ज्यादा पॉजिटिव है, तो ऑप्शन नंबर यही हमारा सही हो जाएगा। 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। तो कोई भी प्रोसेस हो वो सीधा तो होता नहीं है। पहली बात करें, सोशलाइजेशन क्या सीधा सरल है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो रेखीय है तो वो बिल्कुल नहीं होगा। तो जटिल है, बिल्कुल है। बहुआयामी है, बिल्कुल है। हम एक बच्चा एक पक्ष से नहीं, बहुत पक्षों से जो है सोशलाइजेशन उसमें आता है, विद्यालय से, स्कूल से, पड़ोस से, दोस्तों से, टीचर से, माता पिता से, है ना। यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होता है, हाँ सभी में होता है। तो ये हमारा हो जाएगा बी, सी और डी। तो कहाँ पर है बी, सी, डी, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नहीं, इसमें बी, सी, डी, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर भी बी, सी, डी है, यहाँ पर भी बी, सी, डी है, तो ये कैसे है, मतलब ऑप्शन नंबर की अगर बात करें, अच्छा इसमें ए भी है, सॉरी ठीक है, ये नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि किशोर अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अगर हम किशोर अवस्था की बात करें तो किशोर अवस्था जो है बचपन और वयस्क अवस्था के बीच विकासात्मक संक्रमण है, बिल्कुल सही बात यहाँ पर है। ठीक है, विभिन्न संस्कृतियों के जो बच्चे होते हैं वो एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। पूरा सेंटेंस सही है लेकिन एक समान तरीका यहाँ पर रख दिया है। अगर हम संस्कृतियों की बात करें तो जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं तो विभिन्न संस्कृतियों में थोड़ा सा मतलब अलग अलग कह सकते हैं कि अलग अवस्थाओं पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और बात करें तीसरा, किशोर अवस्था एक सामाजिक रचना है, तो सामाजिक रचना के साथ में बाल्यावस्था भी जाती है और किशोर अवस्था को भी सामाजिक रचना की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम सामाजिक रचना की बात करें तो जैसे बाल्यावस्था है, बच्चा समाज में प्रवेश करता है, स्कूल जाता है, पड़ोस में जाता है, तो सामाजिक रचना कह सकते हैं कि उस अवस्था को भी हम सामाजिक रचना कहेंगे और किशोर अवस्था को भी। लेकिन यहाँ पर एक शब्द और ज्यादा यहाँ पर आना चाहिए था, जटिल, है ना। तो चलिए क्वेश्चन जो है इन्होंने सेंटेंस किसी भी तरीके से रखा हो लेकिन फिर भी संदर्भ में जा रहा है, सही है। ठीक है, फिर है किशोर अवस्था को आमतौर पर यौवन शुरू करने के लिए माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इसके साथ में जाएगा। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि एक समान जो इन्होंने शब्द रखा है तो ये मतलब कहीं ना कहीं इसको नकारात्मक में ले जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो
जो पोर्टफोलियो है एक प्रभावी प्रणाली है। हाँ, पोर्टफोलियो अपने आप में एक अच्छा लेखा जोखा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पुलिस स्टेशन में कोई किसी का केस दर्ज है, तो एज ए पोर्टफोलियो समझने के लिए आप ये ऐसा समझे कि उसकी एक क्रिमिनल की फाइल बनाई जाती है, बाकायदा उसका डाटा रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाता है, इसके कितने दोस्त है, इसका कितना ये काम करता है, कब क्या करता है, इसका नेचर कैसा है, क्या ये नेचुरली मतलब आदतन क्रिमिनल है। इसी तरीके से एक स्कूल एक अपने बच्चे का एक पोर्टफोलियो तैयार करता है जिसमें उसकी प्रगति का वो मूल्यांकन करता है। जैसे कि मूल्यांकन की बात करें कि वो मूल्यांकन की प्रक्रिया को इसमें छात्र को शामिल करते हैं, है ना। वे व्यक्तिगत जो छात्रों की प्रगति है उसे अंतर्दृष्टि को प्रदान करता है, और वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए, पोर्टफोलियो को हम मतलब कह सकते हैं कि वो अंतिम उत्पाद नहीं, इस पे अंतिम उत्पाद इसे नहीं माना जाएगा। हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं लगभग जो है ठोस सबूत एक तरह से वो पेश करता है कि हाँ, उसमें जो सटीक बातें मतलब उसमें तैयार करके बच्चे की लिखी जाती है। तो इसमें ए, बी और डी अगर कहीं ऑप्शन में है, ए, बी, डी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने की मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है ना। उनको वो क्या कर रहा है कि उनके जो कॉन्सेप्ट है वो उनके वास्तविक दुनिया के जो एक्सपीरियंस है उनके साथ में कोरिलेट करके कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता है। बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी करानी होगी जिससे जो है बच्चे इस तरह की एक्टिविटी करें। और माध्यमिक स्कूल की बात हो रही है, प्राइमरी की नहीं हो रही है। तो जो प्राइमरी की नहीं हो रही है तो उद्दीपक अनुक्रिया से तो हम उन्हें नहीं पढ़ाएंगे, है ना। यानी याद कराना, रटके, ये सब तो छोटी कक्षाओं में होता है। बहुविकल्प या प्रश्न छोटे बच्चे के काम होते हैं ये तो। और छात्रों को नियम परिभाषा याद करना, याद करने की जब बात आए तो सीधी सी बात है नकारात्मक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 एकदम सही है। क्योंकि जो बड़े बच्चे हैं उनका ग्रुप बनाया जाएगा और बच्चों को जो है मुद्दों पर बहस करने के लिए, शोध करने के लिए दिया जाएगा, और जो निष्कर्ष है उसे अपनी कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। इस तरीके से बच्चे क्या है अपने जो वास्तविक जीवन में उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है उनसे उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 26 क्या है कि सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। हाँ, बच्चा जो अगर पुरस्कार पाना चाहता है तो वो बाहरी रूप से प्रेरित है, सीधी सी बात है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। सेल्फ मोटिवेटेड या फिर इंटरनली मोटिवेटेड वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जो जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो ये हो जाएगा जब बच्चे को क्यों, क्या, कैसे कि आप क्वेश्चन दोगे। कहने का मतलब ये है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि उसमें अगर पूछा जाएगी इंडिया की राजधानी क्या है तो सीधे वो बच्चा आंसर कर देगा कि दिल्ली है। लेकिन ये पूछ लिया जाए कि भाई दिल्ली किस प्रकार से या फिर कैसे भारत की राजधानी है, तो तब बच्चा विश्लेषण करने के लिए मजबूर हो जाएगा, सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप ध्यान रखें कि विश्लेषण की बात आए तो क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चन यहाँ पर पूछने चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 28, पूछ रहा है कि जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है वो निर्मित किया जाता है। पहली तो बात मैं बता दूं आपको, जीन पियाजे हमेशा कहते हैं कि बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है। तो कैसे करता है? क्या वो जन्मजात लेकर पैदा होता है ज्ञान को, या फिर वो पर्यावरण में निष्क्रिय रहता है और बच्चा जो है निष्क्रिय रहकर ज्ञान का निर्माण करता है, या फिर अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है ना। तो बच्चा क्या करता है कि यहाँ पर जो है अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत करके स्वनिर्मित होता है। ये तो वाइगोट्स की बात करते हैं। लेकिन जीन पियाजे की बात हो रही है, तो जीन पियाजे की बात हो रही है तो बच्चा पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चा क्या है अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो हो जाएगा 29 पे हम देखें कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन ने आलोचना की थी। तो वो किस बेस पर की थी? तो उन्होंने कहा था कि आपने केवल जो है नारीवादी दृष्टिकोण, पुरुषवादी दृष्टिकोण अपनाया है, नारीवादी दृष्टिकोण की आपने जो है उपेक्षा की है, उसको एक साइड कर दिया है। यहाँ पर हिंज की जगह कोई नारी होती या फिर महिला होती तो वो कभी चोरी ना करती, अपने हस्बैंड को बचाने के लिए वो दूसरा कोई कार्य करती, जिसे हम कह सकते हैं कि नैतिकता की परिभाषा ही फिर कुछ और होती। ठीक है, 30 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें और बताएं मुझे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना सक्षम होता है शिक्षकों को
उतना अधिक इशारा और संकेत देने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है ना। भाई खुद से वो नहीं कर पा रहा है तो उतनी ज्यादा उसे हेल्प लगेगी, और अगर वो खुद से अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहा है, अधिक कर पा रहा है, तो शिक्षकों को तो मदद की जरूरत जो है कम पड़ेगी। ठीक, तो ये तो सही हो गया। बुद्धि और बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, बिल्कुल कथन ये भी सही है। लेकिन दोनों टॉपिक जो है अलग हो गए, तो हम कहेंगे कि ए और सही है, लेकिन जो है व्याख्या यहाँ पर सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर 30 क्वेश्चन में से जितना आपका स्कोर बना है वो जरूर शेयर करें, तो मुझे बताएं कि यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं एक्यूरेसी के साथ में। ठीक है, बाकी ऑफिशियल आंसर की आने तक का आप वेट करें, इसको फाइनल आप नहीं माने, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो ही जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।